नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान बजट, जो 10 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया था। बजट के जो मुख्य उद्देश्य थे, जिन बातों पर मेन फोकस किया गया, वो थी बचत, राहत और बढ़त। सरकार ने अभी इस बार के बजट में मुख्य रूप से इन 3 बातों को ही प्रमोट किया था और इन्हीं पे फोकस रखते हुए बजट बनाया था। जो बजट पेश किया जाता है वो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है और राजस्थान में फाइनेंस मिनिस्टर का पद स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है, इसीलिए विधानसभा में बजट अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया था। बेसिकली कंपटीशन एग्जाम में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ जाता है कि बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, और कभी कभी अपन कंफ्यूज हो जाएं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया तो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया पेश किया जाता हो, पर ऐसा नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर भी अशोक गहलोत ही है, इसलिए बजट फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा विधानसभा में पेश किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो तो यही है कि बजट का इस बार का मुख्य फोकस क्या था, तो सरकार का पूरा फोकस इस बार बचत, राहत और बढ़त पे रहा। बचत, महंगाई से परेशान, अभी महंगाई जैसे बार बार सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके उपाय के लिए सरकार ने इस वाले बजट को बचत, जो आम नागरिकों के घर में बचत करने के लिए, राहत, महंगाई से उन्हें राहत देने के लिए, और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग या फिर युवाओं को बढ़त कैसे, उनकी जीवन यापन में बढ़ोतरी कैसे हो, उन पे मैंने फोकस किया है। जो मुख्यमंत्री गहलोत ने जो बजट की शुरुआत की थी, तब उन्होंने शुरुआत में 2 लाइनें बोली थी जो भगवत गीता से ली गई है, श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई थी कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म खां निष्फल होगा, हर एक समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो सभी स्टूडेंटों को अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए और एक न एक दिन उनकी मेहनत सफल जरूर होती है। इसी के साथ अपन बजट स्टार्ट करते हैं। बजट जब पेश किया जाता है तो सबसे ऊपर जो आता है यही आता है कि बजट कितना बड़ा था, बजट संख्या में कितना बड़ा था, कितना बड़ा बजट पेश किया गया। तो इस बार का जो बजट पेश किया गया वो 3,90,856 करोड़ का पेश किया गया। जो अभी तक गहलोत सरकार ने बजट पेश किए हैं इन 4 सालों में, उनमें सबसे ज़्यादा था। साफ बात है, इलेक्शन आने वाले, लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो लास्ट ईयर का जो बजट है वो सबसे बड़ा होने ही वाला था। तो उसका अमाउंट जरूर याद रखना आप कि कुल बजट 3,90,886 करोड़ का पेश किया गया था। साथ में ही कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हैं जो बजट में जो अनाउंसमेंट किए जाते हैं, उसके अलावा कुछ मुख्य बातें होती है बजट की जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में रेगुलर पूछी जाती है। तो एक तो बजट की संख्या हो गई कि बजट कितने लाख करोड़ का था, तो 3,90,886 करोड़ का बजट था। साथ में ये पूछा, कभी कभी बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है कि बजट में राजस्व प्राप्ति कितनी हुई, मतलब सरकार के पास जनता से पैसा आया कितना, उन्हें कितने पैसे की प्राप्ति हुई, तो उसको बोलते हैं अपन राजस्व प्राप्ति। और इसकी डायरेक्ट ये क्वेश्चन संख्या बेस पे ही आते हैं डायरेक्ट। तो इस बार अपन को 2,33,988 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति हुई। ये जो अमाउंट है ये आप सीधा नोट कर लेना और याद करने पर डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछा जाता है। फिर एक क्वेश्चन हमेशा बहुत ज्यादा जो देखा गया है वो देखा गया है राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे से। सबसे पहले तो राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा होता क्या है? फिस्कल डेफिसिट, इंग्लिश में फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं राजकोषीय घाटा को। मतलब सरकार अभी कितने घाटे में चल रही है। बजट पेश किया जाता है, बजट में सरकार के पास कुछ राजस्व की प्राप्ति होती है, उसमें सरकार कुछ लोन को और लायबिलिटी जो उन्हें आसपास से मिलती है उनको ऐड करके फिर एक्स्ट्रा अमाउंट में बजट पेश करती है। तो जो वो सरकार का घाटा बताता है वो राजकोषीय घाटा होता है। और इस बार का राजकोषीय घाटा 62,771 करोड़ का रहा है। ये संख्या भी आपको याद करनी पड़ेगी। साथ में राजकोषीय घाटे को हमेशा देखा जाता है कि जीडीपी के कंपेयर में कितने % अपनी अभी घाटे में चल रहा है सरकार। तो अभी पहली बात तो ये देखते हैं अपन कि जीएसडीपी क्या होता है। जीडीपी सब जानते हैं कि नेशनल लेवल पे जो इनकम का आकलन किया जाता है वो जीडीपी के फॉर्म में किया जाता है। अपन सब बोलते भी है कि जीडीपी बढ़ रही है, घट रही है। जीएसडीपी होता है बस कुछ ही नहीं है, ये जो एस लगा हुआ है ये स्टेट राज्य के लिए लगा हुआ है। हर स्टेट की अलग अलग जीडीपी होती है, तो जब हर स्टेट की अलग अलग जीडीपी निकाले तो उसको जीएसडीपी बोल देते हैं अपन। तो जो इस बार का राजकोषीय घाटा रहा है वो 3.98% रहा है राजस्थान की जीडीपी का।
राजस्थान की जितनी जीडीपी इस बार थी उसके लगभग 4%। अगर डायरेक्ट 3.98% नहीं याद रहे तो राउंड फिगर में याद रखे करो, जिससे रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है एग्जाम में। तो लगभग 4% अपने अभी राजकोषीय घाटा रहा है। संख्या में जरूर याद करना, कभी कभी जो कथन वेस क्वेश्चन आते हैं उनमें सीधे ये पूछ लिया जाता है कि इस बार का राजकोषीय घाटा 62,771 करोड़ रुपए रहा है, और साथ में जीडीपी का कितना परसेंट रहा है, 3.98% रहा है। अभी अपन देखेंगे राजकोषीय घाटा तो अपना हो गया। पहले अपन ने सबसे स्टार्टिंग में क्या देखा, बजट कितना का था, अपना बजट था 3,90,856 करोड़ का। राजस्व प्राप्ति कितनी हुई, सरकार के पास पैसा कितना आया, 2,33,988 करोड़ का। राजकोषीय घाटा कितना रहा आपकी बार अपना, 62,771, जीडीपी का लगभग 4%। और फिर देखते हैं राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है, जितनी राजस्व की प्राप्ति हुई और सरकार ने जितना राजस्व का अपने ऊपर व्यय किया, खर्चा किया, मतलब जितनी रेवेन्यू प्राप्त हुआ गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने जितना एक्सपेंडिचर किया पब्लिक के ऊपर, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या होगा, अपना राजस्व घाटा होएगा। तो इस बार का राजस्व घाटा कितना रहा, 24,895 करोड़ रुपए रहा। अब एक सबके समस्या आ रही होगी, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में क्या अंतर है। मैंने आपको बताया राजकोषीय घाटा में लायबिलिटी जो सरकार लोन वगैरह लेती है वो भी इंक्लूडेड रहता है। राजस्व घाटा में लोन वगैरह नहीं होता, डायरेक्ट सरकार को टैक्स और फाइन वगैरह से जो पैसा मिलता है वो, और सरकार जितना पैसा खर्च करती है वो, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका राजस्व घाटा होता है, जो इस बार कितना रहा, 24,895 करोड़ रुपए रहा। ये तो बेसिक जानकारी थी बजट के बारे में, जिनसे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं या फिर आपके कथनों के बीच में एक एक लाइन इनकी देखने की मिलती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इनको लिख के और रिकॉल करते रहिए, बार बार रिकॉल करोगे तो ही ये चीज़ याद रह पाएगी। अब अपन देखते हैं कि सरकार ने इस बार क्या क्या नए अनाउंसमेंट किए। बेसिकली इकोनॉमिक्स में दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं, एक तो इकोनॉमिक सर्वे, दूसरा बजट, और लगभग सभी एग्जामों में 4 से 5 क्वेश्चन इन चीज़ों से मिलते हैं। अगर 100 क्वेश्चनों का कोई एग्जाम हो रहा है तो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन इनसे देखने को मिलते हैं। लगभग 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से, 3 क्वेश्चन बजट से। अभी अपन बजट से शुरुआत कर रहे हैं, बाद में इकोनॉमिक सर्वे पे भी जाएंगे। तो इस बार जो सरकार ने नई नई घोषणाएं की है, उसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो अपनी जो टैगलाइन रखी थी, बचत राहत बढ़त, उसी के ऊपर एक सबसे बड़ी योजना का घोषणा किया था। महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई राहत घोषणा की थी। उसी के आसपास उन्हें 3 योजनाओं का अब की बार अनाउंसमेंट किया, जो महंगाई राहत के लिए थी, जो बजट का मुख्य नाम भी था। उनमें से अपन पहली योजना देखते हैं किस चीज़ से रिलेटेड है। फर्स्ट जो योजना है वो है अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना। समस्त राजस्थान में जो NFSA परिवार होते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा परिवार, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का अधीन जो परिवार रजिस्टर्ड है, लगभग 1 करोड़ संख्या बताइए बजट में। 1 करोड़ परिवारों को मुख्यमंत्री द्वारा अन्नपूर्णा फूड पैकेज प्रति माह दिए जाएगा। ये प्रति माह बेसिस पे प्रति माह दिया जाएगा। ये अभी नई घोषणा की है मुख्यमंत्री। राहत पैकेज के अकॉर्डिंग ये कि जो उन्होंने बजट का नाम रखा था, इसलिए सबसे पहले इसी योजना को अनाउंस किया। इस योजना के अंदर और क्या क्या है अपन देखते हैं। 1 करोड़ NFSA परिवारों को इसमें इंक्लूड किया गया है। ऐसे पॉइंट बना के लिख लेना इनको, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो अभी कथन के रूप में आने लग गए हैं। पॉइंट 1, 2, 3 इनमें से कौन सा बजट में इस योजना के अंदर था, कौन सा नहीं था, तो इसमें से पॉइंट निकालो। देखो पहला पॉइंट क्या है, 1 करोड़ NFSA परिवार को इसमें शामिल किया गया। फिर ये जो डेली बेसिस पे दिए जाएंगे, 15 दिन में दिए जाएंगे या फिर 6 महीने में दिए जाएंगे, मंथली दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, तो ये जो राहत पैकेज दिया जाएगा, जो पैकेट मुख्यमंत्री ने आम जनता को दिया है, वो प्रति माह मिलेगा। फिर आप ये देखोगे इस पैकेट में क्या क्या मिलेगा। ऐसे तो पहले भी मिनिमम गारंटी योजना चल रही है, और भी बहुत सारी योजना चल रही है जिसमें अपन को गेहूँ मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड की है, तो इन्होंने इसमें 1-1 किलो दाल और चीनी, मतलब 1-1 केजी तो दाल और चीनी इसमें इंक्लूड रहेगी। साथ में नमक, 1 लीटर खाद्य तेल, मसाले। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड रहेगी, 1-1 किलो तो आपके दाल हो गई, नमक हो गया, 1 लीटर खाद्य तेल हो गए और मसाले हो गए।
साथ ही में ये भी याद रखना है कि इस जो पूरी योजना है इसमें सरकार कितना पैसा खर्च करेगी। तो इस पूरी योजना के ऊपर सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का अपना बजट बताया है कि इस पूरी योजना में हम 3000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इसी मुख्यमंत्री राहत महंगाई राहत पैकेज के अंतर्गत दूसरी जो योजना है वो मुख्यमंत्री ने, जो उज्ज्वला योजना पहले से ही चली आ रही है, उसी में ही मुख्यमंत्री ने राजस्थान में जो गैस सिलेंडर है वो 500 रुपये में उपलब्ध करवाने की बात कही है। इससे इस योजना के तहत राजस्थान में लगभग 76 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। तो योजना में मेन सी कौन सी चीज याद रखनी है? उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर है जो आपका, वो उपलब्ध होएगा। 76 लाख परिवारों को इसमें से लाभ मिलेगा। ये दोनों चीजें इसमें से नोटिस करने वाली है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो पॉइंट 2 पॉइंट 1 के ही आएगा और वो इसी से रिलेटेड आएगा। फिर साथ ही इस योजना में ज्यादातर जो योजनाओं से जुड़े क्वेश्चन आते हैं वो यही है, योजना कब स्टार्ट की गई। पर मैं आपको बता दूं, बजट से जुड़ी हुई जितनी भी योजना रहती है उनमें कभी भी डेट नहीं पूछी जाती कि ये योजना कब स्टार्ट की गई। ये बजट से जुड़ी हुई योजनाओं में नहीं पूछा जाएगा। फिर दूसरी पॉइंट, उसके मेन पॉइंट क्या क्या है, वो योजना किस चीज से रिलेटेड है, कौन कौन से उसमें अनाउंसमेंट की गई है, क्या क्या मतलब लाभ दिए गए हैं और उसमें कितना पैसा पहले सरकार उस पर कितना पैसा खर्च कर रही है। ये क्वेश्चन नहीं आते थे, पर लास्ट के 1-1.5 साल के ट्रेंड को देखते हुए जो योजना है उनमें सरकार कितना पैसा लगा रही है वो क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो अपन को साथ में याद रखना पड़ेगा, इस योजना में सरकार लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अपन ने जो पिछली योजना में देखा था 3000 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी मुख्यमंत्री जो राहत फूड पैकेज था उसमें, तो इसमें 1500 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। अब महंगाई राहत पैकेज के थ्रू जो तीसरी योजना है इसको देखते हैं अपन। तीसरी योजना है जो बिजली से रिलेटेड है। एक्चुअल में ये योजना जो है वो पिछले साल ही मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट कर दी थी, पर अभी इस योजना को एक्सटेंड किया गया है। पिछले साल मुख्यमंत्री जी ने बिजली में लगभग 50 यूनिट है उसको घरेलू घर के प्रति घर के अकॉर्डिंग छूट दी थी कि 50 यूनिट तक माफ कर दिया जाएगा उनको। पर अभी उसी को बढ़ा के उन्होंने 100 यूनिट तक प्रति माह निःशुल्क बिजली देने की घोषणा कर दी है। इसी बात में मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि राजस्थान में लगभग 1 करोड़ 19 लाख परिवार हैं और जब 50 यूनिट की उनने माफ करने की घोषणा की थी तो लगभग 1 करोड़ और 4 लाख परिवार हैं वो इससे लाभान्वित हो गए थे। 1 करोड़ 4 लाख परिवार इससे लाभान्वित हुए थे। अभी 50 यूनिट से बढ़ा के 100 यूनिट तक मुख्यमंत्री जी ने माफ करने की घोषणा की है। साथ ही में उन्होंने एक बात और बोली है, उन्होंने बोला है कि ये हमारा टारगेट 100 यूनिट तक का ही नहीं है, इसमें 300 यूनिट उन्होंने सरकार का लक्ष्य बताया है कि 300 यूनिट पर परिवार की माफ कर दी जाएगी। ये सरकार का लक्ष्य है जो आने वाले फ्यूचर में वो इसको प्राप्त करेंगे। अभी वर्तमान में कितनी घोषणा की है अपन को याद क्या रखना है, मेन बात कि 50 से बढ़ा के 100 करोड़ तक इन्होंने माफ कर दिया है। पहले जो उन्होंने बताया वो बताया 1 करोड़ और 4 लाख परिवार इसके लाभार्थी हैं और इसमें अनाउंस मतलब इसका सरकार पे भार कितना पड़ेगा, कितना व्यय है, तो इसका लगभग 7000 करोड़ रुपए का सरकार पे व्यय खर्चा आएगा। इसमें इसके अलावा एक बात और ऐड की गई है जो ये है कि जो बचे हुए परिवार हैं, टोटल परिवार मुख्यमंत्री जी ने बताए 1 करोड़ 19 लाख परिवार है, 1 करोड़ 4 लाख इसमें पहले आ गए, कुछ परिवार इसमें और इंक्लूड हो जाएंगे। पर जो परिवार अभी भी बच गए जो इसके अंदर नहीं आते उनके लिए एक अलग से स्लैब बनाई है। उन स्लैब में उन्होंने 350 से 700 रुपए के अलग अलग डिवीजन बना रखे हैं। इसमें डिवीजन करके उन्होंने नहीं बताया, अपने लिए इतनी ज्यादा जानकारी वो भी नहीं है। अपन को ये ध्यान रखना है कि जो स्लैब बनाई है वो 350 से लेके 700 के बीच में बनाई है। 50 से बढ़ा के 100 यूनिट कर दी गई है, 7000 करोड़ का व्यय किया है और जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो 300 यूनिट तक परिवारों को माफ करने का है। तो ऐसे पॉइंट बना के याद रखे करो। पहला पॉइंट क्या, 100 यूनिट तक माफ करने का। दूसरा पॉइंट क्या है, 7000 करोड़ रुपए का व्यय करने का। तीसरा पॉइंट क्या है, 300 यूनिट गवर्नमेंट का लक्ष्य है और साथ ही
ये जो स्लैब वाला है इसको भी याद रखो। तो एक योजना मुश्किल से 4 या 5 ही पॉइंट होते हैं जो अपन को याद करनी होती है, क्योंकि डेट तो बजट वाली योजनाओं में याद ही नहीं करनी, तो वो तो और भी आसान हो जाता है। डेट याद करने में तो आदमी परेशान हो जाता है, सब मिक्स हो जाती है लास्ट में। तो इस तरीके से ये 19,000 करोड़ के महंगाई राहत पैकेज जो मैंने अभी आपको बताया, 3 योजनाएं इसके अंदर अनाउंस की, उसमें महंगाई राहत पैकेज में इन्होंने 3 योजनाओं के लिए 19,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया था मुख्यमंत्री जी ने। आपको ये 19,000 करोड़ जरूर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सीधा आएगा कि महंगाई राहत पैकेज के लिए इस बार राजस्थान सरकार ने कितने का राहत पैकेज अनाउंस किया है, तो वो 19,000 करोड़ का किया है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, अब की बार किसी न किसी एग्जाम में तो ये जरूर टपकेगा। अब अपन आते हैं, जो बजट होता है वो आपने देखा होगा, अगर बजट का वीडियो देखोगे तो बजट एक निश्चित चैप्टर वाइज अनाउंस किया जाता है। इस बार गवर्नमेंट स्टार्टिंग से ही बोल रही थी कि इस बार का बजट है जो युवाओं से संबंधित होगा, तो गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट, अपन भी जो पढ़ाई करेंगे वो जो गवर्नमेंट ने स्पीच होती है जो लगभग 100, आप देख लेना, फाइनेंस मिनिस्टर की साइट राजस्थान पे पड़ी हुई है, 175 पेज की लगभग मुख्यमंत्री की स्पीच है। उसमें वो अलग अलग चैप्टर में बजट डिवाइडेड है। ये आपको राय पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पे पीपीटी सहित भी मिल जाएगा, वो जो पीडीएफ है वो। तो इसमें जो चैप्टर वाइज है इसको अपन चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर होता है। जैसे जैसे मुख्यमंत्री जी ने इस बार सबसे पहले युवाओं के लिए घोषणाएं की, तो अपन सबसे पहले वो वाला चैप्टर ही पढ़ेंगे जो जिसमें युवाओं के लिए घोषणा की। तो इसका पहला चैप्टर है जिसमें युवाओं के लिए मुख्य रूप से घोषणा की गई, जो अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वही आते हैं एग्जाम में जो युवाओं से रिलेटेड होते हैं या फिर उनके लिए घोषणा की गई होती है। तो इसी के तहत अपन पहली योजना जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इस टाइम 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, जो अपन सब जो राजस्थान की साइट है सिंगल साइन इन SSO, उस पे जाके अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं। और अभी सभी एग्जामों में जब फीस भरते हैं तो लगभग राजस्थान में 350-400 रुपये के करीब फीस लगती है। इस बार मुख्यमंत्री जी ने एक अनाउंस किया है, वो ये किया है कि आप जब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे SSO साइट पे, 1 टाइम जो रजिस्ट्रेशन होता है वो करोगे, आपके उसी के टाइम एक बार अमाउंट लगेगा, सिर्फ एक बार अमाउंट लगेगा। उसके बाद आप कितनी भी एग्जामों में अप्लाई करो, हर एग्जाम के लिए आपको अलग से अमाउंट नहीं देना होगा। तो सिर्फ एक बार आप जब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे SSO साइट पे, तब आपका इसमें पेमेंट लगेगा। उसके अलावा उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में अप्लाई करोगे वो आपकी निःशुल्क रहेगी। ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है, क्योंकि सभी लगभग हर महीने भी अगर किसी जो युवा होता है वो जो भी वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई करने के लिए सोचता है। सामाजिक प्रेशर भी होता है, घर वाले भी बोलते हैं कि भाई किसी भी वैकेंसी में लगा कहीं ना कहीं तो अटक जाएंगे। तो ऐसे लगभग 350 रुपये हर परिवार या हर छात्र इसका बोझ नहीं उठा पाता है। तो ये बहुत अच्छी घोषणा करी है। और ये आप इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है कि जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का पेमेंट है वो तो लगेगा SSO साइट पे, पर उसके बाद कोई भी एग्जाम में अप्लाई करोगे वो नहीं लगेगा। इस चीज को याद रखना, कहीं आप सोच लो कि पूरा एकदम निःशुल्क है, पूरा नहीं है। ये कथन जो बन के आएगा वो उसी टाइप से बन के आएगा। और इसके लिए लगभग, हाँ, इससे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इस योजना के लिए आप याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तब भी कोई बात नहीं। लगभग सरकार ने जो बताया वो बताया कि इसके लिए 200 करोड़ का व्यय आएगा, सरकार के ऊपर खर्चा आएगा, अतिरिक्त भार आएगा। अगली योजना देखते हैं अपन, जो युवाओं से रिलेटेड है और खासकर युवा इससे सबसे ज़्यादा परेशान है। उसका सॉल्यूशन अभी मुख्यमंत्री जी ने इसमें किया गया है और लगभग 2022 से रेगुलर सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने पहले समिति भी बनाई, उसके बाद उनके जो सुझाव आए उनके अकॉर्डिंग 2022 में नए नियम लेके आए। उनके ऊपर जो पेपर लीक मामले में हस्तक्षेप है उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी की गई। तो इन सभी मामलों को रोकथाम के लिए एक नया कदम भी उठाया है इन्होंने। जो SOG है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप होता है, राजस्थान गवर्नमेंट का अंडर ही आता है। जैसे केंद्र सरकार की जो एजेंसी होती है CBI वगैरह, वैसे ही राजस्थान सरकार की एजेंसी है SOG। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, रीट प्रकरण में, इनमें सब में लगभग SOG सबको याद हो गया था SOG है क्या, उससे पहले कोई नहीं जानता था। तो SOG के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो सिर्फ पेपर लीक के मामलों को ही देखेगी। इससे क्या है कि एक पूरा डिपार्टमेंट अलग से रहेगा SOG का, जो पेपर लीक के मामलों को
पे नज़र रखे करेगा और इससे कार्रवाई इजी हो जाएगी, जल्दी सॉल्यूशन आया करेगा। शायद ऐसा हो कि पेपर लीक के जो गुनहगार हैं उनको जल्दी पकड़ लिया जाए तो धीरे धीरे ये समस्या समाप्त हो जाए। क्योंकि अभी व्यापक रूप से देखा जाए तो राजस्थान सबसे ज़्यादा परेशान पेपर लीक के मामले में ही है और पूरे इंडिया में लगभग पहले स्थान पर राजस्थान है जिसमें पेपर लीक सबसे ज़्यादा होता है, और दूसरे नंबर पर आपको बताऊँ राजस्थान है जिसमें सबसे ज़्यादा नेट बंद होता है। पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर है, उसका रीजन अलग है नेट बंद होने का। दूसरे नंबर पे अपना राजस्थान है नेट बंद होने में, और इसका रीजन सिर्फ पेपर लीक है। फिर युवाओं के लिए इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवा विकास एवं कल्याण कोष की घोषणा की, जिसके तहत 500 करोड़ रुपए का एक कोष बनाया जाएगा अलग से, जिसमें युवाओं की कोई भी जो समस्या हो या फिर कोई भी डिसीजन लेने होते हैं उसके लिए अलग से फंड जनरेट कराने में इनमें सरकारी प्रोसेस में बहुत पैसा लग जाता है। तो ऐसे अलग से जो कल्याण कोष बना दिया जाता है युवाओं के विकास के लिए, तो जब भी कोई भी नई चीज ऐड करनी है तो उसके लिए उस कोष से डायरेक्ट पैसे निकाल लेते हैं, तो प्रोसेस इजी हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि युवाओं के लिए, युवा विकास के लिए इस बार कितने का कोष घोषित किया गया है? 500 करोड़ रुपए का युवा कल्याण कोष घोषित किया गया है। साथ ही में मुख्यमंत्री जी ने एक अनाउंस किया है कि युवाओं के लिए, युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस बार राजस्थान सरकार 2023 में युवा नीति बनाएगी, जो युवाओं को गाइडेंस, इसमें ऐसी चीज़ें शामिल होगी जिसमें युवाओं को गाइडेंस किया जाएगा कि अपने भविष्य पे कैसे क्या क्या अच्छे काम किए जाएं, मतलब और इससे गाइडेंस से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। और 2023 में सरकार इसका अनाउंसमेंट कर देगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है युवा नीति का। साथ ही में बजट में अनाउंसमेंट किया गया है मुख्यमंत्री जी ने कि इस बार 100 जॉब फेयर लगेंगे। इसके तहत 30,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। स्टार्टिंग में सब बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने इस बार डायरेक्ट वैकेंसी की घोषणा नहीं की, बजट में युवाओं के लिए कुछ था ही नहीं, पर युवाओं के लिए ऐसी छोटी छोटी घोषणाएं बहुत सारी की गई जिससे उनका भविष्य एक अलग फॉर्मेट में अच्छा होगा। तो 30,000 युवाओं के लिए रोजगार की जो फेयर लगाए जाएंगे, इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन है, आप याद रखना, कोई जो 4 कथन वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें कभी कभी सीधा आ जाता है कि 30,000 युवाओं के लिए सरकार ने रोजगार की घोषणा की। इसकी संख्या चेंज कर देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। साथ ही में सरकार ने कहा है कि वो कॉलेज जो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर, जो जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई और 3-4 यूनिवर्सिटी है, उनके अंदर कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था करेगी, जिससे अभी क्या हो, ये सब जो काम किया जा रहा है इसलिए किया जा रहा है कि राजस्थान का युवा ज्यादातर पास आउट होने के बाद सभी कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है। अब सरकार की भी एक समस्या है कि सरकार सभी युवाओं को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती, इतनी गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो गवर्नमेंट इतनी जॉब थोड़ी ना देगी। तो सरकार ने अभी जो ये सारी योजनाएं घोषित की है वो इसलिए की कि राजस्थान का युवा जब BA बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री पास आउट करके आए तो वो गवर्नमेंट जॉब में आने की बजाय पहले से ही उसके पास कोई जॉब सिक्योरिटी या और कुछ हो तो वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ कम आएगा और ऐसे पेपर लीक और इनकी घटनाएं कम होगी। साथ ही में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ जो हो रखी है, लगभग 20-20 लाख लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं राजस्थान में, तो उन समस्याओं को समाधान के लिए ऐसे कदम सरकार उठा रही है। इसीलिए जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में कैंपस प्लेसमेंट डायरेक्ट मिल जाएगा तो युवा जो कंपटीशन लाइन है उसमें नहीं आएंगे। एक बार अपन अभी तक जितना पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं फास्टली, जिससे क्या याद रहेगा। एक बात याद रखना, बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड चीज़ें होती हैं। जैसे अपन हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो वो कहानी के रूप में आपको याद रहेगी, ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं तो वो क्या बोलते हैं, एक फिजिकल चीज़ आपको दिखती रहती है, उस चीज़ में याद रहेगी। जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो चीज़ें, इनमें इतने फैक्ट होते हैं कि जब तक आप इनको 4-5 बार पढ़ोगे नहीं तो इनको आपको याद नहीं रहेंगे, ये बहुत मुश्किल है याद करने के लिए। तो या तो वीडियो को बार बार देख लो या फिर ऐसे लिख लो कि शॉर्ट में अपने नोट्स बना लो और टेबल के सामने चिपका लो, तो इनका 2-4 बार 5 बार रिवीजन करोगे। पर इनकी एक और खासियत है, एक बार अगर आपको ये याद रहेगा तो पूरे साल भर आपको हर एग्जाम में 5-6 नंबर फ्री के देके जाएंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि इस बार का बजट कितने का था, 3,90,886 करोड़ का बजट था। साथ में राजस्व प्राप्ति कितनी हुई, 2,33,988 करोड़ की अपन को राजस्व प्राप्ति हुई। राजकोषीय घाटा कितना रहा, लगभग 4% रहा अपने GSDP का, 62,771 करोड़ रुपए रहा।
सॉरी वो राजकोषीय घाटा था, ये राजस्व घाटा आपका 24,895 करोड़ रुपए का रहा। और महंगाई राहत पैकेज के तहत आपकी जो पहली योजना थी वो थी अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना। इस ये एनएफएसए परिवारों के लिए 1 करोड़ परिवार को इसको लाभ मिलेगा, प्रति माह ये योजना दी जाएगी। इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होगी, तो 1-1 किलो आपकी दालचीनी, नमक, 1 लीटर तेल और मसाले इसमें इंक्लूड होंगे। 3,000 करोड़ का बजट इसमें सरकार पे खर्चा आएगा। ये इस योजना के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना थोड़ा, है ना। सभी योजनाओं में बजट याद करना जरूरी नहीं है, कितना सरकार ने इस स्कीम को बजट दिया है, पर कुछ कुछ में इंपॉर्टेंट होता है। फिर आते हैं अपन उज्ज्वला योजना के लिए। इसके थ्रू एलपीजी सिलेंडर है वो 500 रुपये में दिए जाएंगे सिर्फ। इससे 76 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा, 1,500 करोड़ का सरकार पे भी आएगा। एक योजना को पढ़ने में लगभग 5 सेकंड भी नहीं लगते अगर आप उसको बार बार याद कर लोगे तो। तीसरी योजना है अपनी, जो इसमें बिजली मुफ्त की घोषणा की गई, पिछली बार ही सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी थी, ध्यान रखना नई योजना नहीं है। और इसमें 50 से बढ़ा के 100 यूनिट कर दी गई है, प्रति माह निःशुल्क दिए जाएंगे। 300 यूनिट का सरकार का टारगेट है और 7,000 करोड़ का सरकार पे व्यय आएगा। 350 से लेकर 700 का स्लैब जिन लोगों को इसको निःशुल्क लाभ नहीं मिल रहा उनके लिए। टोटल 90,000 करोड़, सॉरी माफ करना, 19,000 करोड़ का सरकार को व्यय आएगा इस महंगाई राहत पैकेज के तहत। सभी योजनाओं में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वाला, ये तो सब आपको याद रहेगा। जैसे जब भी रजिस्ट्रेशन करोगे एग्जाम देने के लिए, फ्री में जब फॉर्म भरा हुआ आएगा सबको याद रहेगा कि फ्री में हुआ था। पेपर लीक की घटनाओं के लिए एसओजी के थ्रू स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। युवाओं के लिए 500 करोड़ अपने लिए सरकार ने पैसे दिए हैं इस बार, तो थोड़ा याद रखना। साथ में अब अभी तक तो लगभग पता नहीं बहुत सारे मेले भरते थे, पशु मेले हो गए, तेजाजी का मेला अपना काफी फेमस है, तेजाजी का मेला हो गया, जैसलमेर में मेले भरते हैं, मरु मेला हो गया, मरु महोत्सव वगैरह। अब युवाओं का भी मेला भरे करेगा, वहां पर युवा इकट्ठे होंगे सारे। तो इस बात को याद रखना, 30,000 युवाओं को रोजगार देने के लिए अब की बार मेला की घोषणा की गई है। साथ में जो अच्छी पढ़ाई करेंगे अगर बैचलर लेवल पे और मास्टर लेवल पे, उनको डायरेक्ट कैंपस के थ्रू ही प्लेसमेंट देगी गवर्नमेंट। अब अपन देखो लगभग 14 स्लाइड थी आपकी, अपन ने लगभग 1 मिनट के अंदर 1.5 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन कर लिया। तो ऐसे ही अगर आप बार बार ये पीडीएफ जो आपको राय पब्लिकेशन की टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगी उसको देख लोगे 5-7 बार, तो लगभग पूरा बजट आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट योजना पे आते हैं अपन, मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना। ये योजना अभी की नहीं है, पहले की है। लगभग 6 जून 2021 को ये योजना का अनाउंसमेंट किया था और ये लगभग बहुत सारे युवाओं को पता भी है, क्योंकि ये उनको इसके थ्रू अभी फ़ायदा उठा रहे हैं, पैसे आता है युवाओं के पास, बाहर रहते हैं। तो जो लोग बिल्कुल एकदम जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है उनको लाभ मिलता है इससे, बाहर जाके जयपुर, जोधपुर जैसी सिटियों में पढ़ाई कर पाते हैं। तो इसमें लगभग पहले 15,000 युवा थे वो लाभान्वित थे, 15,000 युवाओं को इस योजना के थ्रू फायदा मिल रहा था। अब सरकार ने इनकी संख्या बढ़ा के 30,000 कर दिया। आपको यही याद रखना है कि मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना, अब की बार इस योजना की डेट जरूर याद रखना कि 6 जून 2021 को अनाउंस हुई थी। क्यों? क्योंकि ये बजट में अनाउंस नहीं हुई है, बस इसमें 15,000 से बढ़ा के और 30,000 कर दिया गया। और चर्चा में हो रहे, जब 15,000 से संख्या 30,000 में कर दी गई तो ये इस साल की तो चर्चित करंट अफेयर्स का टॉपिक हो गया। तो इसलिए इसके 6 जून 2021 भी याद रखना है आपको, और संख्या बढ़ा के 15,000 से 30,000 कर दी गई, जिसमें इसके थ्रू युवाओं को फायदा मिलेगा। साथ ही में विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोलने की बात की है सरकार ने। इसके अनुसार जिला मुख्यालयों पर, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 75 करोड़ रुपए की लागत से 100 आवासीय क्षमता वाले विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोले जाएंगे। अब इसमें मेन पॉइंट, जैसे ऐसे छोटी छोटी योजनाएं और ये होते हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन पुट होके आते हैं। इनमें से देखो, इनमें 2-2, 3-3 पॉइंट आपको याद रखने पड़ते हैं। जैसे विवेकानंद यूथ हॉस्टल कहाँ खोले जाएंगे? जिला मुख्यालय पे खोले जाएंगे। कितने की लागत आएगी? इसको तो फिर भी बाद में याद रखना है कितनी लागत आएगी, 75 करोड़ की। पर इनकी क्षमता कितनी होगी? 100, मतलब एक हॉस्टल में 100 जने रह सके, 100 बेड के लाइक आपके लिए हॉस्टल खोले जाएंगे, जिससे आप जिला लेवल पर रह के तैयारी कर सको। नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर, इसका नाम आप डायरेक्ट याद रख लेना, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका कोई भी
ये पिछले साल ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि युवाओं के लिए दिल्ली में जो यहाँ से जाके दिल्ली में आईएएस वगैरह की एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, उनके लिए राजस्थान गवर्नमेंट उनके रहने के लिए नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल और फैसिलिटेशन सेंटर दिल्ली में खोला गया है। इस बार फिर से इसको फंड दिया गया है, तो ये थोड़ा बजट में चर्चा में रहा। याद रखना कि ये कहाँ पे, दिल्ली में स्थापित है, बस इतना ही याद रखना है इसके लिए। तो अभी अपन नेक्स्ट योजना देखते हैं। नेक्स्ट अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा क्या किया गया, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। सबसे पहले तो ये नाम याद रखना, विश्वकर्मा। इस बार इससे काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट आपके हुए हैं। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, मतलब कामगार से क्या समझ में आया, काम बेसिकली डेली लाइफ में काम करने वाले जो लोग हैं, अपने अपने अलग अलग काम करते हैं, उनके कल्याण के लिए योजना चालू की गई है। मतलब वो काम तो पहले से करते हैं, उनका और ज़्यादा भला कैसे हो सके, वो अपने काम में और ज़्यादा उज्जवल कैसे हो सके, उसके लिए ये योजना उन्होंने अनाउंस की है। जैसे इनमें किन किन लोगों को शामिल किया गया है, आप पॉइंट उठाना डायरेक्ट ही। अल्प आय वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया है। ध्यान रखना, महिला लिख रखा है या पुरुष नहीं लिख रखा है तो पुरुष नहीं शामिल होंगे, ऐसे नहीं लिख देना आपकी अल्प आय वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। सिर्फ महिलाओं को शामिल किया गया है, तो नोटिस करना महिलाओं को शामिल किया गया है। कामगार, सारे काम करने वाले लोग। हस्तशिल्प, लोग हाथों से जो चीज़ बनाते हैं, उन लोगों के को शामिल किया गया है। केश कला, माटी कला, मतलब मिट्टी से जो बर्तन बनाते हैं, उन लोगों को शामिल किया गया है। कारीगर आदि को स्वरोजगार देने के लिए ये योजना चालू की गई है। मतलब इन लोगों को ये वाला काम तो आता है, पर वो उसमें और निपुण और अपने काम को आगे बढ़ा सके, इसके लिए मेन रूप से ये योजना चालू की गई है। इसके थ्रू सरकार उनको क्या देगी, तो सरकार ने उनको जिस जिस क्षेत्र से वो रिलेटेड है, उनमें उनके जो चीज़ प्रोडक्ट यूज होते हैं, जो उनके काम को और अच्छा बना सके, उन चीज़ों को शामिल किया है। जैसे सिलाई मशीन का जब लोग वह खरीदने जाते हैं तो बाजार में थोड़ी महंगी पड़ती है। सरकार ने उनके क्रय विक्रय के लिए उन्हें 5-5 हज़ार रुपये देगी। जो लोग सिलाई का काम करना चाहते हैं, उन लोगों को सिलाई के लिए 5-5 हज़ार रुपये देगी। सरकार ने बोला कि इस योजना के तहत 1 लाख युवा लाभान्वित होंगे, मतलब 1 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही में 30,000 हस्तशिल्प, जो लोग हाथों से गढ़ाई बुनाई करके जो भी चीज़ बनाते हैं, उनको मार्केटिंग के लिए 10-10 हज़ार रुपये देगी। बहुत से लोग ऐसे ना बहुत अच्छी राजस्थान में हाथ से चीज़ें बनाते हैं। राजस्थान में जब अपन आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि हस्तशिल्प में राजस्थान बहुत आगे। हर छोटे छोटे एरिया में वहाँ का एक अलग अलग प्रोडक्ट निकलता है। तो उनकी मार्केटिंग बड़े लेवल पे कैसे हो, वो अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर पाए, तो उसके लिए सरकार प्रत्येक लोगों को, मतलब इसमें पहली बात तो 30,000 हस्तशिल्पों को शामिल किया गया है। लगभग 30,000 को 10-10 हज़ार रुपये की सहायता देगी। तो इस योजना के थ्रू आपको याद क्या क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद करनी है, इसमें किस किस को शामिल किया गया है। साथ ही में 30,000 हस्तशिल्पों को 10-10 हज़ार रुपये देगी। और योजना का मेन मोटो याद रखना, काम करने वाले लोगों को उनके उपकरण प्रोवाइड किए जाएंगे, ना कि डायरेक्ट रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। सावित्रीबाई फुले वाचनालय, सब लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, लगभग आधे लोगों को ये नहीं पता होगा लाइब्रेरी को वाचनालय कहते हैं। तो मुख्यमंत्री ने इस बार अनाउंसमेंट किया है कि हर ब्लॉक लेवल पे एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिसमें वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग जाके पढ़ सकते हैं। वो संपूर्ण आधुनिक चीज़ों से निपुण रहेगी, ये वाली बात बोली है। इस लाइब्रेरी का नाम क्या रखा है, सावित्रीबाई फुले डिजिटल लाइब्रेरी। कहाँ पे बनाई जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही निकालना डायरेक्ट की, जो सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी है। अब जैसे पता चला कि ये लाइब्रेरी बनेगी, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये निकल के आएगा, कहाँ पे बनाएगी गवर्नमेंट ये, तो प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे ये लाइब्रेरी बनाएगी। साथ ही में अगली जो युवाओं के लिए अनाउंसमेंट है वो है मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़ का खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। युवा लोग मैंने बताया कि सरकार ने इस बार डायरेक्ट नौकरियों पे बात नहीं की। सरकार ने बोला है कि जो युवा है उनको और भी कामों में अलग अलग क्षेत्रों में जाना चाहिए। तो जैसे अभी ये अनाउंसमेंट है युवा उद्यम प्रोत्साहन, मतलब युवाओं को सरकारी नौकरी में प्रोत्साहन ना देके उनको अपना उद्योग, पर्सनल उद्योग खोलने के लिए, स्टार्टअप, अपने आइडियाज को आगे बढ़ाने के लिए एक योजना सरकार लेके आई है, जिसमें 100 करोड़ रुपए का फंड उन्होंने रखा है। इसमें लगभग 18 से 35 वर्ष के युवा शामिल होंगे। जो मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना है, इसमें मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है वो रखना है कि इसमें 18 से लेकर 35 वर्ष के युवाओं को शामिल किया गया है। मतलब सरकार मानती है कि 35 साल के लोग युवा होते हैं, और इसमें 100 करोड़ का व्यय किया गया है।
अब इसके में साथ साथ महिला एवं पुरुष उद्यमों को क्रमश 15 एवं 10% मार्जिन मनी भी 5 लाख की सीमा तक दी जाएगी। इसका मतलब क्या है कि लगभग महिलाओं के लिए 15% और पुरुषों के लिए 10% मार्जिन मनी, मतलब मार्जिन मतलब आपने जैसे 50 लाख का बिजनेस खोला, 50 लाख के मार्जिन में 10% अगर पुरुष का निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 लाख। तो 5 लाख रुपए सरकार आपको देगी, 5 लाख से ज्यादा नहीं देगी, सीमा कितनी है, 5 लाख तक। जैसे किसी महिला ने 50 लाख का बिजनेस खोला और उसका 15% अपन निकालेंगे तो लगभग कितना निकल के आएगा, 7.5 लाख रुपए। तो 7.5 नहीं देगी, उसकी मैक्सिमम सीमा कितनी है, 5 लाख, तो उसे 5 लाख ही देगी। तो महिलाओं को याद रखना, महिलाओं को 15%, पुरुषों को 10% और मैक्सिमम 5 लाख तक की सीमा तक दी जाएगी। 5,000 सरकार ने बोला कि इससे लगभग 5,000 जो युवा हैं, युवा उद्यमी है, जो उद्योग अपना चला रहे हैं, नए नए बिजनेस खोल रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, उनको 5,000 युवाओं को लगभग फायदा मिलेगा। तो इस योजना में खासकर आप याद रखना 3-4 पॉइंट नोट करने वाले हैं। युवाओं के लिए सरकार ने एज कितनी रखी है, 18 से लेकर 35 तक, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या, पुरुषों के लिए कितने परसेंट, 10% और महिलाओं के लिए कितने परसेंट, 15%। दूसरा पॉइंट ये याद रखना। तीसरा पॉइंट क्या, कितने युवा इससे लाभान्वित होंगे, लगभग 5,000 युवा इससे लाभान्वित होंगे और 100 करोड़ का व्यय सरकार करेगी। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, अब की बार किसी न किसी एग्जाम में टपक सकता है। युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये सरकार ने फिर से एक अनाउंसमेंट किया है कि जो अभी स्टार्टअप पूरे इंडिया में पहले गवर्नमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट है उसने स्टार्टअप करने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया था। अभी उसी चलन पे स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो युवा स्टार्टअप कर रहे हैं, अपना नया नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको 75 करोड़ रुपए का फंड देगी। इसके लिए सरकार आई स्मार्ट लॉन्च पैड नेस्ट की स्थापना करेगी। इस पॉइंट को आप याद रख लेना कि आई स्मार्ट लॉन्च पैड नेस्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, युवाओं को स्टार्टअप करते हैं उस चीज से रिलेटेड है, और इसके लिए फंड कितना दिया गया है, 75 करोड़ रुपए दिया गया है। साथ ही में गवर्नमेंट एक चीज और अनाउंस की है, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में 10-10 करोड़ की लागत से प्लेनेटेरियम का निर्माण किया जाएगा। प्लेनेटेरियम क्या होता है, प्लेनेटेरियम जो युवा हैं, बच्चे हैं, जो मतलब अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से अभी तक मतलब 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन लेवल तक है, उन सभी का साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये नहीं हो गया कि साइंस के क्षेत्र में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मतलब उनकी सोच आगे, वो नई चीज़ को सोच सके, अपना कुछ क्रिएटिव आइडिया दे सके। साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाने के लिए जोधपुर, कोटा, उदयपुर में 10-10 करोड़ की लागत से प्लेनेटेरियम खोले जाएंगे। इनका नाम क्या दिया गया है, प्लेनेटेरियम। अपन को ज्यादा नाम याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है, जोधपुर में खोला गया है, कोटा में खोला गया है, उदयपुर में खोला गया है। 10-10 करोड़ रुपए का सरकार ने फंड दिया है। और प्लेनेटेरियम किस काम के लिए है, युवाओं का साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाने के लिए, साइंस के जो सोच है अपनी उसको क्रिएटिव मामलों में डेवलप करने के लिए। साथ ही में अब ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे कि जोधपुर, कोटा, उदयपुर में ये प्लेनेटेरियम खोले गए। इनको बार बार रिपीट करोगे आप तभी ये याद कर पाओगे। साथ ही में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जयपुर में खोला जाएगा। इसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी, जयपुर में। अब ये चीजें आप जब बार बार बोलोगे तब इनका आपको याद रह पाएगा कि ये कहाँ पे खोले जाएंगे। या फिर ऐसे नहीं याद रहे तो जयपुर में कोई भी ऐसी जगह आके आ जाओ जो एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड है और फिर याद कर लो कि ये इसी जगह खुलेगी, चाहे वो उस जगह नहीं खुलेगी, पर ये याद करने का एक तरीका होता है कि जयपुर में आप कहीं गए, जैसे विमान सरोवर में नया सिटी पार्क खुला है, वहाँ गए और वहाँ बोलोगे अब ऐसी ये इसी जगह खुलेगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क, याद कर लो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से। तो ऐसे याद करते हैं तो बार बार ऐसी चीजें याद रहेगी। साथ ही में सरकार ने जब एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जयपुर में इसकी स्थापना करने की बात की तो उसके साथ ही बोला कि इसी साल 2013 में ही सरकार बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी लेके आएगी। सरकार ने इस साल के लिए बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी का अनाउंसमेंट कर दिया जो 2023 में आएगी। अभी इसका अनाउंसमेंट क्या है, पॉलिसी आई नहीं है पर अनाउंसमेंट कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहाँ खोला जाएगा, जयपुर में खोला जाएगा। और इसके लिए सरकार ने कितना अपना खर्चा बताया है, 30 करोड़ रुपए। ये बहुत ज़्यादा याद मत रखना, अगर रह जाए तो ठीक है। साथ ही में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी जयपुर में खुलेगी। ये फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी कहाँ खुलेगी, जयपुर में खुलेगी। इसको याद रखने का एक बेसिक तरीका ये हो सकता है कि एविएशन का मतलब क्या होता है। एविएशन का मतलब होता है एयर ट्रैफिक से जो रिलेटेड रहते हैं।
हवाई जहाज, प्लेन वगैरह ये उड़ते हैं, इनको कंट्रोल करने की जो चीज़ें होती है उसको एयर एविगेशन बोलते हैं। तो सिविल एविगेशन के अंदर आते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये सबसे पहले राजस्थान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ खुला? जयपुर में खुला। तो यूनिवर्सिटी भी कहाँ खुलेगी? जयपुर में खुलेगी। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। याद रखना एविएशन किससे? सिविल एविएशन जो ये प्लेन वगैरह ये उड़ते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड बोला जाता है। इस डिपार्टमेंट को एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट बोला जाता है। तो प्लेन वगैरह सबसे पहले कहाँ उड़े? राजस्थान में, जयपुर में उड़े। तो हमने जयपुर में इसकी यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे और यहीं पर अपने बच्चे प्लेन उड़ाना सीखेंगे। इसके लिए सरकार ने 350 करोड़ रुपए का बजट की घोषणा की है कि 350 करोड़ रुपए में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी जयपुर में स्थापित की जाएगी। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस बार के लिए। साथ ही में माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना कोटा संभाग में की जाएगी। एक चीज का विशेषकर ध्यान रखना, अभी मैंने कहीं 2-4 जगह पढ़ा है कि माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा में खुलेगी, ऐसे लोग बागों ने जगह जगह लिख रखा है नोट्सों में। कोटा में खुलेगी ये बजट में कहीं नहीं लिखा हुआ, कोटा संभाग में खुलेगी। कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, कोई से भी जिले में सरकार अनाउंसमेंट कर सकती है। तो कोटा संभाग को याद रखना है आपको, ना कि आपको कोटा को याद रखना है, ठीक है। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो ये यूनिवर्सिटी, कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी, नई मेडिकल कॉलेज, ये सब जो खोलती है सरकार, इनसे डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर भी काफी क्वेश्चन आए थे। अभी देखो जो ट्रेंड चेंज हुआ है एग्जाम का, उसमें इकोनॉमिक सर्वे बजट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें डायरेक्ट ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? कोटा में खोली जाएगी, कोटा संभाग में खोली जाएगी। कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, इस चीज को याद रखना। और ये किसकी मदद से, सहयोग से खेली जाएगी? तो ये RSMML की मदद से, जो राजस्थान गवर्नमेंट का विभाग है एक, इसकी मदद से कोटा संभाग में खोली जाएगी माइनिंग यूनिवर्सिटी। तो राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी जयपुर में, APJ अब्दुल कलाम जयपुर में, माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा संभाग में, और साथ में ILD यूनिवर्सिटी का अभी जो नाम चेंज करके विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि इस बार विश्वकर्मा शब्द को आप याद रखना। इसमें इस शब्द से इस बार सरकार ने बहुत अनाउंसमेंट किए हैं। तो विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जो नाम किया गया है वो ILD यूनिवर्सिटी का नाम परिवर्तित करके अब की बार क्या कर दिया गया है? विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट लगभग रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं और वो लगभग नेट और सेट की एग्जाम देते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने 2013 के बाद अभी पहली बार इतने सालों के बाद सेट की एग्जाम ऑर्गेनाइज करा रही है, जो आपकी मार्च में, और नेट की एग्जाम हर 6 महीने में होती है। तो जो लोग अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इसको लगभग जानते हैं, कॉलेज वाले बच्चे थोड़े इससे कम अवेयर रहते हैं। तो मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद नेट और सेट का जो एग्जाम होता है उसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कि बच्चे ज़्यादातर रिसर्च फील्ड में अब जाएं और अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाएं, ना कि डायरेक्ट सीधे भागकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी पे आ जाएं। तो उसके लिए सरकार ने नेट और सेट क्लियर करने वाले लोग जो PhD करते हैं, शोध में शामिल है, ऐसे नहीं कि जिनने नेट क्लियर कर लिया उनको पैसे मिल जाएंगे। जो नेट क्लियर करने के बाद PhD में एडमिशन उनने ले लिया और शोध अभी विद्यार्थी हैं, उनको सरकार 20,000 रुपये प्रति माह देगी। ध्यान रखना, UGC JRF जो नेट में लगभग 1% बच्चे होते हैं ना, उनको JRF क्लियर बोलते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उनको लगभग 35,000 रुपये फेलोशिप देती है। राजस्थान में ये था नहीं अब तक। तो नेट और स्लेट एग्जाम पास करने वाले लोगों को ये 3 वर्ष तक ही दिया जाता है, फिक्स है 3 वर्ष तक। PhD का जो बेसिक ड्यूरेशन मानते हैं वो 3 वर्ष तक होता है। तो 3 वर्ष तक राजस्थान सरकार 20,000 प्रति माह इनको देगी। ये यही है कि जो विद्यार्थी है वो अपनी आगे पढ़ाई जारी रखे, ना कि डायरेक्ट BSc MSc करके सरकारी कंपटीशन में आ जाए। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना आप इस बार। साथ ही में टीचर इंटरफेरेंस फॉर एक्सीलेंस, राजस्थान के बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, अब जैसे डिजिटलाइजेशन का जमाना आ गया पर वो लोग उससे जुड़ ही नहीं पाए, वो अभी भी पुरानी टेक्निक, पुरानी चीज़ों पे से जुड़े हुए हैं। तो उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए सरकार ने इस बार टीचर इंटरफेरेंस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम स्टार्ट किया है। इसके तहत सरकार 500 शिक्षकों का चयन करेगी और उनको ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग किस चीज़ से लेगी? डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड ही ट्रेनिंग देगी। क्यों? क्योंकि पढ़ाने से रिलेटेड ट्रेनिंग अपन लगभग BSTC वगैरह, B.Ed वगैरह में सीख लेते हैं। और साथ ही राय पब्लिकेशन BSTC के लिए भी एक नया कोर्स लॉन्च करेगा, इसका वीडियो भी आपको अलग से मिल जाएगा। तो
टीचर इंटरफेरेंस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत सरकार कितने शिक्षकों को ट्रेनिंग देगी? 500 शिक्षकों को सरकार ट्रेनिंग देगी। तो आप इसको याद रखना, इसमें संख्या याद रखना कि कितने शिक्षकों को ट्रेनिंग देगी। फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? फिर वो स्थापना वाला क्वेश्चन आ गया। स्थापना वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इनकी कहाँ का स्थापना की जाएगी। आप मैं बेसिकली एक काम कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि ज़्यादातर स्थापना क्या है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या संभाग आपके सारे, है ना, 7 संभाग है राजस्थान में। ज़्यादातर तो जयपुर और जोधपुर में बहुत ज़्यादा चीज़ों की स्थापना, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट वगैरह की स्थापना जयपुर और जोधपुर में होती है। तो इनकी जो जिस चीज़ की स्थापना ज़्यादा की गई है, जैसे जयपुर में जिस चीज़ की स्थापना की गई है उनको पॉइंट बना के लिख लो, जोधपुर में जिस चीज़ की स्थापना की गई है उनको पॉइंट बना के लिख लो, और कंपेयर करके एक बार याद कर लो। तो क्या है, ऑप्शन में भी आपके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा ही आने वाले हैं। वहाँ आप जाके कंफ्यूज होगी, उससे बढ़िया पहले ही अलग बना के लिख लो ना, भाई जयपुर में इस चीज़ की है, जोधपुर में उस चीज़ की है, सब याद हो जाते हैं, बाद में सब याद रहते हैं। पहले नंबर पे जयपुर में ये लिखा हुआ था, दूसरे नंबर में ये लिखा हुआ था, उससे आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज नहीं होगे। ऐसे याद करोगे कि जयपुर में इसका हो गया उस और जोधपुर में उस यूनिवर्सिटी का स्थापना हो गया, तो फिर भूल जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम। तो फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। जैसे मैंने बताया कि टीचर एक्सीलेंट के लिए 500 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, वैसे ही फैकल्टी कौन होती है? टीचर को तो फैकल्टी बोलते हैं। कॉलेज में जब आप चल जाओगे, यूनिवर्सिटी लेवल में चल जाओगे, तो आप उनको सर टीचर नहीं बोलते हो, आप ज़्यादातर यही बोलते हो कि फैकल्टी, हमारे डिपार्टमेंट की फैकल्टी है, क्योंकि वहाँ सेपरेट हर डिपार्टमेंट की अलग अलग फैकल्टी होती है। तो फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की एक स्थापना की जाएगी, वो भी कहाँ की जाएगी? आपके जयपुर में। फैक्टर क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रख लेना। कालीबाई भील देवनारायण योजना के तहत 20,000 से बढ़ाकर 30,000 तक स्कूटी दी जाएगी। आप सभी को पता है, पहले आपने बहुत सारी योजनाओं में पढ़ा होगा कि कालीबाई भील साइकिल वितरण योजना और देवनारायण साइकिल वितरण योजना, इसमें लगभग MBC के स्टूडेंट शामिल होते हैं, और भी अदर हैं जनजातियां, उनको शामिल किया जाता है। और कालीबाई भील साइकिल वितरण परियोजना है, इसमें भी। तो इनको पहले 20,000 जो लड़कियां हैं, इनको पहले इसमें ध्यान रखना, इन दोनों योजनाओं में सिर्फ लड़कियां शामिल, छात्रा हैं। तो 20,000 छात्राओं को साइकिल स्कूटी वितरण की जाती थी, आपको ना स्कूटी वितरण करने के लिए स्कूटी वितरण की जाती थी। उनकी संख्या सरकार ने बढ़ा के अभी कितनी कर दी है? 30,000 कर दी है। तो ये योजना, इस योजना से काफ़ी टाइम से अभी क्वेश्चन आया भी नहीं है, तो सरकार ने तो सोचा कि इससे क्वेश्चन लाना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, आपके लिए 20,000 से 30,000 स्कूटी का अनाउंसमेंट कर दिया। अब इसको चर्चा में लिया है, क्वेश्चन आ जाएगा इनसे, क्योंकि सरकार भी चाहती है ना कि भाई ऐसी योजनाओं से बार बार क्वेश्चन आते रहे, तो उनका थोड़ा पता चले कि वो बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ें दे रही है। अगली योजना देखते हैं अपन। राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप प्रारंभ। टैलेंट की राजस्थान में कमी नहीं है। आप इंडियन आइडल देखते होंगे या फिर उसके शॉर्ट वीडियो देखते होंगे, राजस्थान से बहुत टैलेंटेड लोग वहाँ पहले ही पहुँच चुके। तो ऐसे राजस्थान में टैलेंट की कमी नहीं। तो राजस्थान सरकार ने उन टैलेंटों को यहीं खोजने के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप स्टार्ट की है। कि मतलब पहले ये एग्जाम पहले भी चल रही है, आपको बता दूं, जो आपकी NTSE है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, जो CBSE द्वारा कराया जाता है, वो अभी भी मतलब ये काफ़ी टाइम से है कि वो 12th पास करने वाले बच्चों को इसमें एग्जाम दिलाते हैं, और उसके बाद जो उनमें टॉप कुछ बच्चे आते हैं उनको स्कॉलरशिप देते हैं। बहुत से बच्चों ने एग्ज़ाम दे भी रखी होगी। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इस जो टैलेंट सर्च एग्जाम है उसके थ्रू 10,000 बच्चों को स्कॉलरशिप देगी। कितने बच्चों को देगी? इसमें 10,000 बच्चों को स्कॉलरशिप देगी। मैंने पहले ही बता दिया, NTSE की तर्ज पे, मतलब पहले भी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम होती है, उसके तर्ज पे ये चालू की गई है। तो ये 10,000 छात्रों की संख्या आप याद रखना। RSSE के थ्रू स्कॉलरशिप एग्जाम चालू की है सरकार ने। ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम से क्या समझ में आ रहा है आपको? अभी तक अपन युवा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर वाइज पढ़ने का थोड़ा फायदा क्या होता है कि याद रहता है अपन को। जैसे युवा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, युवा वाले चैप्टर में ये पॉइंट आया ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम, तो ये किसके लिए? युवाओं के लिए। युवाओं मतलब कौन? विद्यार्थियों को देंगे। तो विद्यार्थियों को
ट्रांसपोर्ट की सुविधा में छूट देने के लिए सरकार ने ये योजना चालू की है, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम। और जो एक ये छोटे छोटे अनाउंसमेंट है, इनको याद रखना, पॉइंट बन के आएंगे। ये क्वेश्चन में किस फॉर्मेट में आएंगे, जैसे वो आजकल कथन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं ना कि कथन 1 ये, कथन 2 ये, कथन 3 ये, कथन 4 ये, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इस रूप में ये आएंगे। साथ ही में निःशुल्क यूनिफॉर्म की घोषणा सरकार ने कौन सी क्लास तक कर दी, 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए अभी निःशुल्क यूनिफॉर्म मिले करेगी 8वीं क्लास के बच्चों को सरकारी विद्यालयों में। अब अपन आते हैं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। इसका अनाउंसमेंट सरकार पहले ही कर चुकी है। काफ़ी टाइम से ये स्कूल चर्चा में भी रह रहे हैं कि कब बनेंगे ऐसे स्कूल जिसमें हमारे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में जाए करेंगे, इनके लिए टीचर लेके आओ, टीचर नहीं है। तो ये काफ़ी टाइम से चर्चा में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। सरकार ने अभी काफ़ी खोल भी दिए हैं, धीरे धीरे और ये खुलेंगे, कुछ स्कूलों को कन्वर्ट कर दिए गए हैं। तो इसमें सरकार ने अभी इस वाले बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट किया है वो देख लेते हैं। शहर और ग्राम में 1,000 नए विद्यालय खोले जाएंगे। सरकार ने क्या बोला है, जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, ये नए तो सरकार इतनी जल्दी नहीं खोल सकती, मैं आपको बताऊं। वो क्या करेगी, जो पहले के अपने राज्य के विद्यालय चल रहे हैं ना, उनमें से ही किसी कोई विद्यालयों को इसमें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कन्वर्ट कर देगी। तो सरकार ने कहा कि 1,000 नए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। तो ये संख्या आप याद रखना, 1,000 शहर के लिए, 1,000 ग्राम के लिए। और अगर किसी स्कूल में 200 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, जैसे मानो आपके पंचायत लेवल पे एक बड़ा स्कूल होता है, हर पंचायत लेवल पे लगभग एक 12 तक का स्कूल होता है, उसमें अगर 200 से अधिक बच्चे हैं, तो उन 200 से अधिक बच्चे अगर वहां पे हैं, तो उस जगह एक इंग्लिश मीडियम विंग की स्थापना की जाएगी। मतलब अगर किसी स्कूल में 200 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो एक अलग से विभाग होए करेगा, कमरा होए करेगा, जो इंग्लिश मीडियम विंग के नाम से जाना जाएगा, और वहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़े करेंगे। अगर 200 से ज़्यादा हैं, तो संख्या जरूर याद रखना, 200 से अधिक विद्यार्थियों पे ही इंग्लिश मीडियम विंग खोली जाएगी। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में क्या क्या चीज़ें, शहर और ग्राम में 1,000 तो नए खोले जा रहे हैं। जिन स्कूलों में 200 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें इंग्लिश मीडियम विंग खोली जा रही है। ये दोनों चीज़ें किसमें, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में। इसकी अनाउंसमेंट सरकार पहले कर चुकी, तो सिर्फ कुछ पॉइंट ही याद रखना। सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना प्रत्येक संभाग स्तर पे। राजस्थान में कितने संभाग है टोटल, 7 संभाग है। तो प्रत्येक संभाग स्तर पे सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना की जाएगी। मतलब स्पोर्ट, जैसा हरियाणा है, हरियाणा में आपने देखा होगा कि हरियाणा में जो युवा हैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, और वो बहुत मेडल भी लेके आ रहे हैं। और अब धीरे धीरे सबको पता लगा कि नहीं यार, बच्चे अगर स्पोर्ट्स के फील्ड में भी जाए तो मतलब काफ़ी स्कोप है। तो इसी तरह अब राजस्थान गवर्नमेंट अब इस बार के बजट में उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। अपन आगे जो युवा कल्याण का चैप्टर आएगा उसमें भी देखेंगे, स्पोर्ट्स पे सरकार ने बहुत फंड इस बार और बहुत सारी स्कीम बनाई है। तो इसी तरह संभागीय स्तर पे 7 संभाग है अपने यहाँ पे। तो सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे। आवासीय स्पोर्ट्स का मतलब क्या है कि मतलब उसमें रहने की भी सुविधा रहेगी, वो बच्चे वहीं खेले करेंगे, वहीं रहा करेंगे। तो आवासीय स्पोर्ट्स खोले जाएंगे। कहाँ खोले जाएंगे, प्रत्येक संभाग स्तर पर खोले जाएंगे, 7 खोले जाएंगे। मतलब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल, ये कितने खोले जाएंगे। अब बहुत से बच्चे ये तो पढ़ के चल जाते हैं कि संभागीय स्तर पे खोले, प्रत्येक संभागीय स्तर पे खोले जाएंगे, ये नहीं दिमाग लगाते कि उनकी संख्या कितनी होगी। तो ये 7 संख्या होगी इनकी, आप दिमाग लगा के चलना थोड़ा। और इसके लिए सरकार 105 करोड़ का व्यय देगी। इसमें इतने ज़्यादा व्यय आपको खर्चे को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना कि जो स्पोर्ट्स स्कूल है वो संभागीय स्तर पर खोले जाएंगे, 7 संभाग अपने। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, ये 10,000 युवाओं के लिए खोला जाएगा। और इसमें साथ ही में सरकार ने इसके साथ ये अनाउंसमेंट भी किया है कि इस बार युवा महोत्सव का, मैं बता रहा हूँ जैसे युवा रोजगार मेला लगा तो युवा महोत्सव भी लगेगा। तो युवाओं के लिए अब की बार सरकार ने डायरेक्ट वैकेंसी का अनाउंसमेंट जो बाद में मुख्यमंत्री ने कर दिया था, उसके अलावा और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट किया। उनमें आपको याद रखना है कि इस बार युवा महोत्सव का अनाउंसमेंट किया है। साथ में 10,000 युवाओं के लिए नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो ये सारे अनाउंसमेंट बजट में थे। एक बार अपन देख लेते हैं स्टार्टिंग से कि अपन ने क्या क्या चीज इसमें पढ़ी है। जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगी। 4 बार तो रिवीजन आपका यहीं हो गया, तो फिर
2-4 बार अगर आप और रूम पे कर लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बजट याद करना। तो बजट का इस बार मुख्य उद्देश्य क्या था? बचत, राहत और बढ़त। तो इस तीनों शब्दों को याद रखना, क्रम वाइज याद रख सको तो बहुत अच्छा है। साथ ही में कुल बजट कितने का था? 3,90,886 करोड़ का बजट था। राजस्व प्राप्ति कितनी हुई? 2,33,988 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई। राजकोषीय घाटा 62,771 करोड़, 4% लगभग जीएसटीपी का है। राजस्व घाटा 24,895 करोड़ का इस बार राजस्व घाटा। ये डाटा है, आप जितनी बार याद करोगे, जितनी बार बोलोगे, लिखोगे तो ही आपको याद रहेंगे। साथ में महंगाई राहत पैकेज के थ्रू अपन ने देखा था अन्नपूर्णा फूड पैकेज 1 करोड़ एनएफएसए परिवार को दिया जाएगा, प्रति माह दिया जाएगा। इसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल की जाएगी? 1-1 किलो दाल, चीनी, साथ में नमक, 1 किलो नमक नहीं है और 1 लीटर खाद्य मसाले, और ये सब इसमें शामिल किए जाएंगे। 30,000 करोड़ का इसमें व्यय आएगा। फिर उज्ज्वला योजना, जिसके थ्रू सरकार एलपीजी सिलेंडर मात्र 500 रुपये में देगी। इससे 76 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। एक ही योजना आप देख रहे हो, 2-2, 3-3 पॉइंट। अगर बार बार किसी को, मतलब अपने छोटे भाई बहन या कोई भी आपने साथ में पढ़ रहा है उसको बैठ के सुना भी दोगे ना, तो 15-20 मिनट में तो पूरा बजट सुना दोगे। ये तो अभी अपन ने एक पोर्शन पढ़ा है, ऐसे 2 या 3 पोर्शन ही आएंगे, तो कितना छोटा हुआ लगभग। आप 10 मिनट में अगर किसी को सुना रहे हो, 30 मिनट में आप पूरा बजट सुना रहे हो, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। साथ में जो तीसरी योजना क्या है? 50 से बढ़ा के 100 यूनिट प्रत्येक जो घर है उसको निःशुल्क उपलब्ध होगी। 300 का टारगेट है और 350 से लेकर 700 की इसमें स्लैब बनाई गई है। टोटल 19,000 करोड़ का महंगाई राहत पैकेज है। सभी विद्यार्थियों के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ये तो नहीं भूलोगे आप, ये तो मुझे पता है, याद रखोगे। साथ में पेपर लीक मामले में एसओजी के थ्रू स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा। युवाओं के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और युवा नीति बनाने के लिए 2023 में घोषणा की गई है। जो घोषणा की जाती है ना, कभी कभी उनमें क्वेश्चन ऐसा आ जाते हैं और क्वेश्चन बहुत अटपटे आते हैं। युवा नीति राजस्थान में कब बनी या कब बनेगी, ऐसे क्वेश्चन जैसे 2015 से चालू कर देते हैं वो ऑप्शन देना। फिर रोजगार मेला, तो 30,000 युवाओं के लिए इस बार रोजगार मेला लगेगा। कैंपस प्लेसमेंट होंगे, मतलब जो लोग बीएससी एमएससी कर रहे हैं वहीं से प्लेसमेंट हो जाया करेंगे। जैसे बीटेक वाले विद्यार्थियों के लिए आपने सुना होगा ना, उनको कैंपस से कंपनियां उठा के ले जाती है, वैसे आप लोग भी उठने वाले हो। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में 15,000 से बढ़ा के 30,000 संख्या कर दी गई। 6 जून 2021 को यह अनाउंसमेंट हुई थी, याद रखना। विवेकानंद यूथ हॉस्टल प्रत्येक जिला मुख्यालय पे खोले जाएंगे। 75 करोड़ की लागत से 100 इनकी क्षमता रहेगी। ये पिछली बार के बजट का अनाउंसमेंट है। नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? दिल्ली में खोला जाएगा। विश्वकर्मा कामगार कल्याण, इसमें किन किन लोगों को शामिल किया गया है ये मैंने ध्यान रखना है। इसमें अल्प आय वाली महिलाएं शामिल है, ये अपन ने पहले बात कर ली, पुरुषों को मत शामिल करना। और इनको क्या क्या चीज़ दी जाएगी, ये सारे टॉपिक क्लियर हो चुके। सावित्रीबाई फुले वाचनालय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कब की जाएगी? ब्लॉक लेवल पे की जाएगी। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 18 से 35 वर्ष के लोग 100 करोड़ रुपए इनको जनरेट करेंगे। महिलाओं को 15%, पुरुषों को 10% और 5,000 लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। साथ ही में युवाओं को स्टार्टअप करने के लिए 75 करोड़ रुपए दिए हैं और आई स्मार्ट लॉन्च पैड नेक्स्ट की घोषणा की गई है। ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी याद रखा करो कि ये किससे रिलेटेड है। जो अच्छी एग्जाम है, जैसे एसआई की हो गई, आरएस की हो गई, या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वगैरह, उनमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आई स्मार्ट लॉन्च पेज किस चीज़ से रिलेटेड है। साथ ही में प्लेनेटेरियम का कि ये कहाँ इसकी स्थापना की जाएगी और ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है। एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट जयपुर में खोला जा रहा है। बायोटेक्निकल पॉलिसी 2023 में आएगी। राजीव गांधी एविएशन किससे रिलेटेड? प्लेन जो अपना उड़ता है, मेरे को ज़्यादा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो वो जयपुर में खोला जाएगा। माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना कोटा में होगी। आईएलडी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। नेट स्लेट वालों को 20,000 प्रति माह सरकार देगी। साथ ही में 500 शिक्षकों को इस बार ट्रेनिंग भी देगी। कालीबाई देवनारायण जो स्कूटी वितरण योजना है, इनमें 20,000 से बढ़ा के इनकी संख्या 30,000 कर दी गई है। फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी जयपुर में खोली जाएगी। राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम जो एनटीएसी होता था उसी की तरह राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम होगा। 10,000 विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। 8वीं तक निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। साथ ही में महात्मा गांधी विद्यालय 1,000 शहर और ग्राम में खोले जाएंगे। इंग्लिश मीडियम 200 से ज़्यादा बच्चे अगर कहीं किसी स्कूल में है तो इंग्लिश मीडियम विंग खोल दी जाएगी।
स्पोर्ट्स के लिए सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे। कहाँ खोले जाएंगे? संभागीय लेवल पे खोले जाएंगे और 105 करोड़ का इसमें खर्चा आएगा। साथ ही में राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम 10,000 युवाओं के लिए खोला जाएगा और युवा महोत्सव चलेगा। तो इस तरह अपने बजट के लगभग 3 वीडियो जाएंगे जिसमें अपन पूरा बजट बहुत डिटेल में, जिस तरीके से अपन ने एक एक योजनाओं को खोल के पढ़ा है, ऐसे एक एक योजनाओं को डिटेल में पढ़ेंगे और लगभग आपका 2-2.5 घंटे में 2 घंटे के करीब सारा बजट क्लियर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपको देंगे, यूट्यूब पे भी सोल्व करवाएंगे और साथ ही में जो राय पब्लिकेशन का टेलीग्राम चल रहा है इस पे आपको पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप एक दो बार अगर ये वीडियो देख के और वो क्वेश्चन भी सोल्व कर लोगे तो लगभग सभी एग्जामों में आपको, और बहुत डिटेल में अपन ने कराया, तो जो बड़ी एग्जाम है RS वगैरह SI वगैरह इन सब में ये बजट बहुत उपयोगी रहेगा। धन्यवाद आपका। और साथ ही में जो राय पब्लिकेशन का चैनल है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। धन्यवाद।